अस्सलाम हाउ आर यू। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो टॉपिक्स करे थे और उसके शायद क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं किए थे और हॉल इफेक्ट का तो बिल्कुल भी नहीं देखा था क्वेश्चंस। तो आज पहले टॉपिक्स को रिव्यू करते हैं, हॉल इफेक्ट्स को एक दफ़ा दोबारा से देखेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसके पासवर्ड्स की तरफ जाएंगे। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है, समझ लें कि हम इसको वाइंड अप करेंगे विद द पास्ट पेपर्स। हम लोगों ने जो दो टॉपिक्स किए थे उसमें से पहला टॉपिक था फोर्स ऑन पैरेलल वायर्स। बहुत सिंपल सी बात थी कि जब दो वायर्स, ऐसे वायर्स जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, एक दूसरे के नज़दीक लाए जाएं, ऐसे कि जनाब दोनों एक दूसरे की फील्ड रीजन के अंदर मौजूद होंगे, दोनों के ऊपर एक दूसरे की फ्लक्स डेंसिटी मौजूद होगी, तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर एक म्यूचुअल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। दैट म्यूचुअल फोर्स मींस द थर्ड लॉ पेयर वाली फोर्स, ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडिविजुअल करंट्स बराबर होगी, एंड दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और दिस फॉर्मूला बात एक ही है। मैंने कहा था यहाँ पे जो लेंथ है, दिस इज बेसिकली द पैरेलल लेंथ, द लेंथ ऑफ द वायर, द सेक्शन ऑफ दैट वायर जो कि एक दूसरे के सामने था। तो बेसिकली हम एंटायर लेंथ के ऊपर नहीं, मोस्टली वी कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। तो द फोर्स इज proportional to the product of the through currents, not the individual values, and it's inversely proportional to the distance between the wires. इसकी जो डायरेक्शन थी हमने अंदाजा इसके पैटर्न को बना के लगाया था। मैंने कहा था यहाँ पे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल नहीं लग रहा, राइट हैंड रूल बस इतनी हेल्प आउट कर रहा है हमें कि हमने देखा कि if the two wires, parallel wires, are having current in opposite direction, तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द टू वायर्स है, इनके बिल्कुल दरमियान वाला, वहां पे फीड लाइंस एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ईदर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिसकी वजह से सेंट्रल पार्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, साइड्स में ऑन दी ईदर पार्ट्स कम होगी। हमेशा फोर्स जो एग्जर्ट होती है वो हायर कंसंट्रेशन रीजन ऑफ द फील्ड लाइंस टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द फील्ड लाइंस, ऐसे और इस तरफ करके लग रही होगी बाहर की जाने। तो दो वायर्स जो कि ऑपोजिट करंट रखते हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। सिमिलरली अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, so the magnetic field in the central part is oppositely directed due to the individual wires. सेंटर में फ्लक्स डेंसिटी ना होने के बराबर हो जाती है और जो मैक्सिमम फील्ड है वो आपके पास ऑन दी अदर साइड जा रही होती है। अब ये जो फोर्स लगती है वो इनवर्ड्स लग रही होती है दोनों ही वायर्स के ऊपर। तो जिसकी वजह से मैं कंक्लूड ये करता हूँ कि इफ द करंट इज इन सेम डायरेक्शन तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो करंट सेम डायरेक्शन में हुआ अट्रैक्ट करेंगे, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ रिपेल करेंगे। रिपल्जन का या अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू आई ओवर डी। आई वन इंटू आई टू भी कह सकते हैं, आई ए इंटू आई बी भी कह सकते हैं, एज पर दी डिनोटेड वैल्यूज। फिर हम लोगों ने पढ़ा था हॉल इफेक्ट, इसको रिव्यू करेंगे दोबारा से और थोड़ा सा स्लो रिव्यू करेंगे क्योंकि आई नो डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट था। देखिए हॉल इफेक्ट एक फिनोमिना था हमारे पास, एक फिनोमिना है हमारे पास जिसके अंदर हम एक कंडक्टिंग स्लाइस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं एट दी साइड ऑफ दी स्लाइड्स। स्लाइस जो है वो कुछ इस तरह से है कि उसके एक फेस के ऊपर करंट एंटर कर रहा है और ऑपोजिट फेस से निकल रहा है। उसके परपेंडिकुलर फेस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड शाइन कर रखी हुई है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उससे गुजर रही है, जिसकी वजह से ये जो चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस जानिब जा रहे थे उनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक साइड पर होकर जाने लगे, मतलब उनका पाथ कुछ कर्व्ड हो गया। कर्व पाथ होने की वजह से एट दिस परपेंडिकुलर साइड ऑफ दिस, जिसको हम थिकनेस बोल रहे हैं, वो थिकनेस वाली साइड के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, तो ये साइड रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी। सो दिस साइड बिकम एट अ हायर पोटेंशियल, दिस साइड बिकम एट अ लोअर पोटेंशियल, और इन दो ऑपोजिट साइड्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होते ही ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही थी, ये जो रे ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपके पास, जो करंट फ्लो कर रहा है, उन चार्जेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगने लगी ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो अब जो चार्जेस पहले इधर आ गए थे, अब ग्रेजुअली ऐसा ऐसा वापस अपने पाथ पे आना शुरू हो गए।
एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी और ये पाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा. At that time, there won't be any longer increase in the charges on both the sides. चार्जेस में इंक्रीज फर्दर नहीं आ रहा होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, फील्ड स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें अपीयर हुए नजर आए थे वो नहीं बढ़ेंगे, वो कांस्टेंट हो जाएंगे. इन अपीयर्ड वोल्टेज को हम लोगों ने हॉल वोल्टेज का नाम दिया था और इस फिनोमिना को हम हॉल इफेक्ट कहते हैं. हमने इससे एक हॉल प्रोब का सिंपल सैंपल बनाया था जिसके अंदर हमने पूरी वही चीजें बताई थी, बस हमने ये डिजाइन किया कि हमने हाउ डिड वी प्रोवाइड द करंट और हॉल वोल्टेज के इन दो साइड्स के अक्रॉस हम लोगों ने मेजर किए हैं. यहाँ पर दो तीन डायमेंशन इंपॉर्टेंट थी. द फेस जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो ये फ्रंट फेस बड़ा वाला है. ये टॉप फेस वो है जिससे करंट एंटर या फिर ऑपोजिट इसके लीव कर रहा है. और इसके जो साइड वाइज फेस चल रहे हैं ये वाले दो परपेंडिकुलर फेसेस, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी. ठीक है, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जो कि डेरिवेशन आ जाती है, तो वो एक डेरिवेशन जरा दोबारा से देखते हैं. मैंने कहा था कि ये सारा फिनोमेना द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हॉल वोल्टेज हमें उस वक्त मिल रही थी जबकि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स एफ बी एंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ ई बिकेम इक्वल. मैग्नेटिक फोर्स को हमने बी क्यू वी लिखा था और इसको हमने वी क्यू ओवर डी लिखा था. क्यू एंड क्यू मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्यू एंड क्यू हमने कैंसिल आउट किए थे और ये जो यहाँ जो वोल्टेज थे ये डेफिनेटली इन प्लेट्स के अक्रॉस के वोल्टेज हैं, तो जो हॉल इफेक्ट के थ्रू आए थे आपने प्रोवाइड नहीं किए थे तो इनको हमने हॉल वोल्टेज का नाम दिया. और हॉल वोल्टेज को मैंने लिखा दैट इज इक्वल्स टू बी डी वी. यहाँ पे वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया और उसको रिप्लेस कर दिया. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ए एस में याद है, आई इज टू एन ए क्यू. वो रिप्लेस किया. अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ऐसे की कि जो एरिया था वो एरिया इसके अंदर वो परपेंडिकुलर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाता है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है. अब देखिए करंट आपके पास इस साइड पर आया था तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला बन जाता है जो कि हमारी लेबलिंग के हिसाब से टी इंटू डी करके बनेगा. तो हमने इस एरिया की जगह टी इंटू डी लिखा था. डी और डी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट किया था. हमारे पास हॉल वोल्टेजेस के जो सिंप्लीफाइड वर्जन आया था वो बी आई एन टी क्यू बना था. तो मैंने कहा था जी हॉल वोल्टेज जो है वो डिपेंड करता है सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे. वो जो एक्सटर्नल मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हॉल वोल्टेजेस आपके पास ज़्यादा है. करंट का मैग्नीट्यूड, करंट ये वाला जो एक्सटर्नल करंट हमने प्रोवाइड किया था इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो हॉल वोल्टेजेस ज़्यादा होंगे. फिर आपने थिकनेस को डिस्कस किया था कि अगर थिकनेस आपके पास कम होगी तो हॉल वोल्टेजेस ज़्यादा होंगे. ठीक है, चार्ज यूजली हमारे पास इट्स एन इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ पर आकर के रुक जाते. एन के ऊपर हमने बात की थी कि एन वॉज दी नंबर डेंसिटी, चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नंबर डेंसिटी. ये जो एन की वैल्यू है ये हर मटेरियल की अलग होगी. कॉपर की अलग मिलेगी, आयरन की अलग मिलेगी, स्टील की अलग मिलेगी, सिल्वर की अलग मिलेगी. एवरी कंडक्टर हैज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी दैट इज एन. अब हमें चार्ज डेंसिटी चाहिए थी कम, या तो हम एक ऐसा मेटल यूज करते कि तमाम मेटल्स में से सबसे कम चार्ज डेंसिटी जिसकी थी हम उस मेटल को इस्तेमाल कर लेते, लेकिन हमें इससे एक बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिला सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर का एक थिन स्लाइस बनाना भी आसान है. सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है. सेमीकंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करवाना भी आसान है. तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर का काम भी कर रहा है एंड साइमल्टेनियसली हमें लेसर अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट चॉइस मिलती है इस प्रोब के अंदर यूज करने में. प्रोब किसे कह रहा हूँ? प्रोब हम कह रहे हैं उस स्पेसिफिक डिवाइस को जिसके अंदर हमने ये सर्किटरी लगा करके एक डिवाइस क्रिएट की है जिसको हम हॉल प्रोब कह रहे हैं. उस डिवाइस का काम ये है कि उस डिवाइस को मैं किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो वो मुझे फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करके देगा. कैसे? कि यहाँ पर मुझे वायर्स आते हुए नजर आ रहे हैं. इन वायर्स का काम ये है कि ये करंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हॉल वोल्टेज एज एन आउटपुट भी कलेक्ट कर रहे हैं. आगे ये प्रोसेसर यूनिट के अंदर जाते हैं अपने और एक डिस्प्ले यूनिट प्रोबेबली
इस प्रोसेसर यूनिट में ये प्रोसेस करते हैं यूजिंग दी हॉल वोल्टेज एंड द एंटायर डेटा टू एस्टिमेट या फिर टू मेजर प्रिसाइजली द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हॉल इफेक्ट से एक हॉल प्रोब बना करके, एक डिवाइस बना करके मैंने एक ऐसी डिवाइस क्रिएट कर दी है जिससे मैं वेरी प्रिसाइजली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर कर सकता हूँ। हाउ डज इट वर्क? वो कुछ इस तरह काम कर रहा होता है कि हॉल प्रोब यूजुअली आपके पास परपेंडिकुलर टू द फील्ड प्लेस किया जाएगा। परपेंडिकुलर टू द फील्ड प्लेस किया जाएगा तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम लग रही होगी, तो जितनी सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड वोल्टेज होगा वो ग्रेटर जनरेट होगा। अगर इसके दरमियान का एंगल चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो अब जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो चुका हुआ है। वो आपको याद होगा बी क्यू वी साइन थीटा वाली लॉजिक है यहाँ पे भी। तो अब ये साइन थीटा चार्जेस और इसके दरमियान अगर इस फेस के दरमियान चेंज हो जाता है फिर फ्लक्स डेंसिटी, तो इन दैट केस आपके पास जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स दैट वुड बी लेसर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो लेसर होगी, और डेफिनेटली जो फिर वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं हॉल वोल्टेज आप कह रहे हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए अगर मुझे एक स्टेडी वैल्यू इन मेजर करनी है तो इन दैट केस मुझे इसको परपेंडिकुलर रखना है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक चीज एग्जामिन की, हमने एग्जामिन ये किया कि एक यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी के अंदर, यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, एक यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ फ्लक्स, एक यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी है। उसके अंदर मैंने हॉल प्रोब को रखा एंड हॉल प्रोब को मैं इस सेंट्रल एक्सिस पे रखते हुए रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है ना? मैंने इस हॉल प्रोब को ऐसे यहाँ पे रोटेट किया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी है। अब रोटेशन में लेट्स से कि हम स्टार्ट करते हैं रोटेशन में, अगर मेरे पास जो हॉल प्रोब है वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स के, सॉरी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उससे पैरेलल मौजूद है। ठीक है, अगर पैरेलल मौजूद है तो यहाँ पे नो फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस लाइंस, ये वो जो विंडो बनी हुई है ये वो उस सेमीकंडक्टर स्लाइस का है, तो जो करंट जनरेट होगा वो जीरो होगा। अब मैं ग्रेजुअली इसको घुमाता चला जा रहा हूँ तो ग्रेजुअली ऐसा होगा कि जो 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 इस तरह से आपके पास स्लाइस मौजूद था अब उसका एंगल ग्रेजुअली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, एंगल चेंज हो रहा होगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्जेस पे लग रही है वो साइन थीटा फॉलो करते हुए फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर फोर्स साइन फॉलो करते हुए, साइन थीटा फॉलो करते हुए इंक्रीज हो रही है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉल वोल्टेज जो अपीयर हो रहे होंगे वो फॉलोइंग द साइन बिहेवियर इंक्रीज होंगे। मैं फर्दर इंक्रीज करके लेट्स से कि ये ए साइड और ये बी साइड था, मैं इसको 180 डिग्री घुमा करके ए इधर और बी इधर लेकर के आ जाता हूँ तो वो दोबारा उसी पैटर्न से डिक्रीज होंगे एंड सो ऑन, ये साइनोसॉइडल बिहेवियर आपके पास आता है। तो एक यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी के अंदर भी अगर मैं इस प्रोब को लेकर के रोटेट करना शुरू कर दूं तो मेरे पास जो वोल्टेजेस अपीयर हो रहे होंगे वो साइनोसॉइडल बिहेवियर, ऐसा एक साइन वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होंगे। ठीक है, तो इसकी डिटेल ये हम लोगों ने उस दिन नहीं देखी थी, इसकी डिटेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लिखेंगे कि इफ अ हॉल प्रोब is rotated in a uniform flux density या फिर in a uniform magnetic field due to the change, या due to the continuous change in angle, the magnitude of the force on charge carriers
on charge carriers varies. The output is sinusoidal. ठीक है, जो आउटपुट होगा वो आपके पास एक साइनसोइडल आउटपुट आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो फोर्स है वो मुसलसल चेंज हो रही है, आप इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन के मैं किस पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, मैं लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करता इस पोजीशन से, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और फिर घुमाना शुरू करता, तो ये एक कोसाइन वेव बन जाता। तो इसलिए मैंने जनरली साइनसोइडल वेव लिखा इसको। तो मुझे बताइएगा यहाँ तक की बातें और क्लियर? चलिए, इफ थिंग्स क्लियर आर क्लियर, तो हमें पेपर्स पास पेपर्स की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है ना, अब हम इसके क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के हम साथ ही साथ देखेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने सॉल्व करा भी था, और ठीक है जी, ये हम सब मुझे बता रहे थे, हमने थोड़ा बहुत सॉल्व किया था। चलिए जी, जनरल से क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी क्योंकि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नया फैक्टर था ना, तो समझने में शायद हमें टाइम लगा, क्योंकि बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सेशन, पहले फोर्स भी लग रही है, मैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रिक भी है, बड़ी सारे फेसेस हैं। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो बड़े सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे होंगे आपके पास। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पूछी नहीं जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पेपर 4 जून 16, एंड आई जस्ट रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब मैंने ये बात बोली थी कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे कैपेसिटेंस के, और मैं एक सवाल में शिद्दत के साथ फंस गया था, आपको याद होगा। तो लेट्स टेक द वर्ड्स बैक, कुछ भी आ सकता है, टफ भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो वो ये कहते हैं कि अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी इज नॉर्मल टू द फेस पी क्यू आर एस। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना ये चीज आपने देखनी होगी कि डेफिनेटली, जैसे हम, आपको पता है कि 3 डिफरेंट फेसेस की बात करेंगे। एक वो फेज जिसमें से करंट जाएगा निकलेगा, एक वो फेज जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, एक वो फेज जिसके अक्रॉस आपके पास वो जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अब ये पलट पलट करके भी बात कर सकता है कि हम लोगों ने जो डायग्राम देखी थी उसमें ऐसा रखा था, सामने से फेस पे हम लोगों ने वो मैग्नेटिक फील्ड दी थी। इसने इस डायग्राम के अंदर क्या कर दिया था, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड दी है। तो फेसेस वो इन लेटर से पूछेगा, हमने लॉजिक याद रखनी है किस तरह होगा। तो हम कभी भी रट्टा नहीं लगा सकते कि जनाब सामने से फील्ड आएगी इधर इधर ऐसे लेफ्ट राइट ना, ये चेंज होता रहेगा। तो वो देखते हैं कि फेस पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस वाला फेस है, इसमें द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन इट ऑफ अ स्लाइस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि मेटल है, बस बोला कंडक्टिंग मटेरियल, कुड बी अ सेमीकंडक्टर, एज शोन इन फिगर 9.1। द करंट आई इन द स्लाइस इज नॉर्मल टू द फेस क्यू आर जी वाई परपेंडिकुलर टू दिस। अब मुझे पता है कि जो आखिरी फेज बचा है ना, ये वाला, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी आपके पास। ठीक है, तो बोलता है कि द होल वोल्टेज VH अक्रॉस द स्लाइस इज गिवन बाय दिस। ठीक है, स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल N। N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप N को नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप N को थोड़ा सा और डेंसिटी को डिफाइन करके लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, एक ही बात होगी लेकिन इन अ डिफरेंट वर्ड, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, ये हमने दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। उसके बाद ये बोलता है द सिंबल टी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्लाइस, यूज लेटर फ्रॉम फिगर 9.1 टू आइडेंटिफाई सिंबल टी। देखिए, सिंबल टी आपके पास थिकनेस, आपने उस स्लाइस की लेंथ को थिकनेस बोला था जिस स्लाइस के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी, द परपेंडिकुलर साइड टू द फील्ड एंड द करंट। आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रही है, करंट यहाँ से जा रहा है, तो पी क्यू एक्स वाई या पी क्यू वाई एक्स एंड आर जी, और ये जो इसके ऑपोजिट है आपके पास साइड, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, व्हाटसोएवर। तो ये जो पी एक्स क्यू वाई या आर जी, आप कोई सी भी एक उसमें यूज कर सकते हैं, दिस वुड बी द थिकनेस। तो यहाँ पर
इसकी थिकनेस को आपने पी एक्स क्यू वाई और आर जी, ये तीनों जो है इस थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने तीनों में से कोई एक यूज कर लेना है, राइट। अब ये पूछता है कि इन जनरल द हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्लाइस ऑफ अ मटेरियल ऑफ द मेटल इज वेरी स्मॉल। जो मेटल्स के अंदर हम हॉल वोल्टेज यूज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। फॉर अ स्लाइस ऑफ द सेम डायमेंशन विद द सेम करंट एंड द सेम फ्लक्स डेंसिटी, द हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज मच लार्जर। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा, उसने बोला कि जो सेम डायमेंशन मतलब आइडेंटिकल डायमेंशंस का अगर मैं सेमीकंडक्टर डिवाइस लेता हूँ, तो वहां पे जो हॉल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर जनरेट हो रहा होता है। रीजन क्या है? रीजन हमें पता है, रीजन इज एन। ठीक है, इस बात को लिखेंगे किस तरह? आप लिखेंगे सिंस हॉल वोल्टेज, सिंस वी एच इज इक्वल्स टू बी आई एन टी क्यू, वी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, ये आपने पहले कंक्लूजन ड्रॉ की है अपने फॉर्मूला से। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। द नंबर डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर्स is much lesser as compared to that of the metals. Hence, the voltage produced in semiconductor slice या using semiconductor slice is greater। ठीक है, तो आपने मैथमेटिकल सपोर्ट देके अपनी बात को वाज़ेह कर दिया। अच्छा, एक बात ये है कि लेट्स से कि अगर आप ये ना लिखते तो, और आप इन वर्ड जैसे हमने इस बात को लिखा है, तो भी ठीक था। लेकिन जहां पर मैथमेटिकल सपोर्ट आप डाल सकते हैं, आप जहां पर आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, मैं कैलकुलेशंस की बात नहीं कर रहा, आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, वहां पे उस चीज को डाल दें, इनपुट कर दें। इससे क्या होगा कि इवन इफ योर वर्ड्स लैक दैट clarity, so your mathematical support would the mathematical input would support it। तो अगर हम अपने डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्लैरिटी लूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक पार्ट है, आगे आ गए। अब इसको हम थोड़ा सा रुक करके पहले दो चार सवाल या कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ। सवाल उसके अंदर ये है, इन सम सेमीकंडक्टर, या लेट्स से हम डिस्कस करते हैं, इन सम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन, इन अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होल्स आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन। Suggest and explain the difference, if any, the conduction by electrons or by holes will have on the Hall voltage। क्या ये आपको होल्स का कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने यूजली होल्स का कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर दिया जाता है। होल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन जब डायोड पढ़ा रहे होते हैं तब दिया जाता है। तो डू यू हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स? चलिए जी। अच्छा, अब देखें, बड़ी मजेदार सी चीज़ है ये इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका आप कहते हैं ना फिजिक्स का, ये उसकी बेसिक्स है। जब अब अगर कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हो तो उसकी बेसिक्स में आता है कि हम होल्स को समझें। देखिए, आपके पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, रेयरली इस टाइप की चीज़ें पूछता है। जो आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो बेसिकली हैं क्या? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर कंडीशनल कंडक्टर्स। ठीक है, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये। अब फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स का अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं, तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, अब थोड़ी सी केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री ये कह रही थी कि देखें,
1 2 3 ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे, they had 1 2 3 respectively number of electrons in their outermost shell, and due to which they are considered to share or transfer their electrons. वो electrons दे सकते हैं easily, क्योंकि 2 को निकालना 3 को निकालना इज इजी, मतलब वो जो भी लॉजिक केमिस्ट्री के टीचर्स यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं 5 6 7 अगर मैं ग्रुप नंबर्स की बात करूं, तो 5 6 7 के अंदर आपके पास दे हैव 3 to 1 valencies, मतलब they need 3, मतलब they have 5 6 and 7 number of electrons, so they need 3 to 1 which is easy to take। अब यहां पर ये दरमियान में आ गए, इनके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इस जिद पर है कि यार हम 4 दें क्यों, हम 4 दें क्यों। वहां तो एक वो हो गया था ना कि जी चले यू हैव 3 भाई दे दो मेजोरिटी विंस, वो था कि भाई हमें चाहिए मेजोरिटी विंस वाली कहानी, ये दरमियान में है, ठीक है ना। सो दे आर नॉट डायरेक्टली कंडक्टर्स, दे आर डिजाइंड टू कंडक्ट कंडीशनली। और वो कैसे डिजाइन किया जाता है कि इनकी डोपिंग करवाई जाती है थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स के साथ एंड फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स के साथ। डोपिंग किसे कहते हैं? मिक्सिंग, ठीक है ना। जिसे आप एलॉयज बनाते हैं ना, 2 3 मेटल्स मिला करके, इस तरह हम ये कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप के जो मेटल्स थे, उनके पास दे हैड 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास थे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इनकी डोपिंग करवाई, ठीक है, तो दे हैड 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, क्योंकि 8 होने चाहिए थे ना, 9 हो गए, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। जब मैंने इनकी डोपिंग करवाई, तो दे हैड 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैड 1 पॉजिटिव चार्ज, वैलेंसी थी इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन मजीद आने की। देखें, इसको 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, आपने 3 प्रोवाइड किए, 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी अभी भी है। This 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी is referred as hole. So hole is nothing, it's just a positive charge, it's just, let's say +1 चार्ज ले लें आपसे, ठीक है ना, it's just a valency। तो होल का कॉन्सेप्ट यहां पर आया कि इट इज अ वैकेंसी जहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर के सेटल हो सकता है। अच्छा, अब ये जो हमने डोपिंग करवाई थी, इसके नतीजे में जो मटेरियल बनता है दैट इज रेफर्ड एज पी टाइप मटेरियल, और यहाँ जो रेफर बनता है यहाँ पे बनाता है एन टाइप मटेरियल, ठीक है। अब ये दोनों ही कंडक्टर्स हैं, और जितनी भी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होती है, मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको तफसील से समझाया है इस वक्त, रिक्वायरमेंट इससे कम है, रिक्वायरमेंट हमारी इससे कम है, लेकिन तफसील से यूँ समझा दिया कि डायोड में भी इस्तेमाल करेंगे, और ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब सुनिएगा, अब आपके पास कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जो कि पी टाइप होते हैं। पी टाइप एज इन कि उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो ये होल्स हैं, ठीक है। कुछ होंगे जो एन टाइप होंगे, उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो और आपके पास जो डायोड बनते हैं, डायोड को आप पीएन जंक्शन बोलते हो। पीएन जंक्शन क्या होता है? जहां पे आप एक पी टाइप और एक एन टाइप को मिला करके एक वेफर बनाते हैं, दैट इज अ डायोड। फिर जितने भी सेमीकंडक्टर आईसीज ये होती है, वो इनके ही डिफरेंट रेशो कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनती है। अब इसका सवाल ये था कि देखें, अगर मैं एक मेटल यूज कर रहा हूं, वहां पे चार्ज कैरियर इज अ नेगेटिव चार्ज। अगर मैं एन टाइप यूज कर रहा हूं, तो वहां पे भी चार्ज कैरियर इज एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं एक पी टाइप मटेरियल यूज कर रहा हूं, एक ऐसा सेमीकंडक्टर यूज कर रहा हूं कि जिसके अंदर चार्ज कैरियर इज अ होल। अब देखिए, एक चीज, दो चीजें ऐसे वाजे हो रही हैं। आपको याद होगा, अब तक जितनी भी मैं बातें कर रहा था, वहां पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, चार्ज कैरियर लिखा। वो इस बात को स्पेसिफाई कर रहे थे कि चार्ज कैरियर कुड बी एन इलेक्ट्रॉन, कुड बी एन होल। तो हम जैसे अभी शायद इससे प्रीवियस एक सवाल के अंदर मैंने कहीं लिखा, हाँ यहाँ लिखा, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र ही नहीं किया, हम जनरल बात यूज कर रहे हैं, चार्ज कैरियर्स है, ठीक है। तो उसने बोला, अब सवाल पे वापस आते हैं, यहाँ पे आप इजानत का इम्तिहान। उसने बोला, इन सम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन, दैट इज वेरी कॉमन। इन अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल होल्स आर मेनली रिस्पांसिबल, मतलब पॉजिटिव चार्जेस आर रिस्पांसिबल।
suggest and explain the difference, if any, that the conduction by electrons or by hole will have on the hole voltage. एक काम करते हैं कि अपनी इसी डायग्राम के अंदर थोड़ी देर के लिए होल्स को लेकर के आ जाते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये जो डिवाइस थी इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। अगर चार्ज कैरियर होल्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ऐसे ही है। इफ द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग डाउनवर्ड तो इसका मतलब है कि जो फोर्स लग रही होगी वो आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑन द पॉजिटिव चार्जेस लग रही है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएंगे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस, और ऑन द अदर साइड आपके पास रिलेटिवली नेगेटिव चार्जेस रह जाएंगे। तो जो फील्ड जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी हुई है। ठीक है, तो हॉल वोल्टेज जो आएंगे उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड के ऊपर अगर हम बात करें तो एक होल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो सेम है, दैट इज 1.6 टेंस पावर माइनस 19। ठीक है जी, तो अब जरा बात करें बी क्यू वी के ऊपर, तो आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सिंस करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपके पास। अगर आप करंट चेंज नहीं कर रहे तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही फॉलोइंग दिस थिंग। ठीक है, बी क्यू चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये जो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होंगे उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अलबत्ता उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोबारा देख लेते हैं, अगर पॉजिटिव चार्जेस नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, पॉजिटिव चार्जेस मूविंग डाउनवर्ड्स, तो जो थंब है वो टुवर्ड्स राइट शो कर रहा है, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, इस तरफ नेगेटिव आएंगे। तो सिर्फ पोलैरिटी ऑफ द होल वोल्टेज वो चेंज हो जाएगी आपके पास, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो मुझे बताइएगा क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमने बहुत तफसील से इसको डिस्कस कर लिया। चलिए जी, तो आप इसको अब 3 नंबर के लिए देखेंगे किस तरह लिखेंगे। अब 3 नंबर के लिए आप इस तरह लिखेंगे, दी होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स with same magnitude of charge on it। ठीक है, तो फिर आप ऐसे कहेंगे, ड्यू टू द ऑपोजिट चार्ज द फोर्स experienced by holes is equal in magnitude but opposite in direction। Hence कंक्लूजन पर आ रहे हैं, the magnitude of BH remains same but the polarity is reversed। ठीक है जी, तो ये बात हमने बताई कि क्योंकि होल्स जो हैं उनका चार्ज ऑपोजिट होता है, मतलब इन टाइप मैग्नीट्यूड सेम होता है, फोर्स सेम लगेगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ होल वोल्टेज सेम जनरेट होगा। सेम मैग्नीट्यूड का होल वोल्टेज जनरेट हो रहा है बट द पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी क्यों चेंज हो रही है वो अभी हमने डायग्राम में राइट हैंड रूल लगा करके देखा। ठीक है, सो दिस वाज अ वन डिफरेंट थिंग जो पूछी गई है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ऐड, जो कि चले देता हूं। चले,
अच्छा देखिए, ये अगेन एक सवाल है जिसके अंदर आपसे फेसेस का जिक्र किया गया कि कौन सी साइड पे उसने बोला स्टेट द फेस बिटवीन विच द हॉल वोल्टेज अपीयर्स। तो वी नो दैट, चलें सवाल पढ़ लेते हैं एक दफ़ा दोबारा ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ऑल्दो के इट्स अ वेरी सिमिलर सा क्वेश्चन, मैं रेफरेंस लिख देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, पेपर 4-1 नवंबर से 17, पेपर 4-1 नवंबर 17। ठीक है, चले। अच्छा, अब वो ये बोलते हैं, अ थिन स्लाइस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी एज शोन। ठीक है जी, और उसने वही साइड्स की बात की। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू सी डी ई एफ एंड पी क्यू आर एस। सी डी ई एफ ये ऊपर वाला फेस है, पी क्यू आर एस इसी का ऑपोजिट साइड वाला फेस है, नीचे वाला। करंट जो है वह आपके पास डी क्यू आर ई सी पी एफ एस एफ में से गुजर रहा है। A potential difference of VH developed across the slice, कौन सी साइड्स होंगी? डेफिनेटली अब आपके पास डी क्यू आर ई एक ये, सी पी एस एफ इस पे, तो मैं लिख दूंगा इसको डी क्यू आर ई, एक साइड ये होगी और दूसरी साइड होगी आपके पास सी पी एस एफ। ठीक है ना, एक साइड ये है जिसके ऊपर हॉल वोल्टेज जनरेट हो रहे होंगे आपके पास, राइट। फिर वो आपसे यहाँ पे बोलता है द करंट आई इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज कैरियर्स ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू मूविंग एट अ स्पीड वी। अब देखिए, चार्ज कैरियर प्लस क्यू है तो इसका मतलब ये है कि इट इज टॉकिंग अबाउट होल्स ओवर हियर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि द चार्ज कैरियर्स, दूसरी बात ये है कि दे आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो होल्स तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स होते तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते। Derive an expression relating the Hall voltage VH to VBD, where D is one of the dimension of the slice। अच्छा, D जो है वो one of the dimension है, और आप इसको यूज करें। ठीक है, तो बेसिकली इसने आपसे पूरा वो जो क्या कहते हैं VH है उसको ड्राइव करने को कहा है आपसे। ठीक है, और आप इसको किस तरह ड्राइव करते हैं, आप मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल रखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी है, इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास, अच्छा मैं इस वी को थोड़ा छोटा बना दूँ, वी क्यू ओवर डी है। यहाँ पे पहली दफ़ा में क्यू एंड क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसने वी द वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड और डी डिस्टेंस जो है, जो भी वो आ रहा है उसके फॉर्म में वी एच मांगा है। तो मैं यहाँ पर इसको फर्दर आगे नहीं लेके जाऊँगा, मैं यहीं पे रोक दूंगा। तो ये हो जाएगा बी वी, अच्छा जैसे स्मॉल वी एंड डी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ड्राइव हो जाता है। इसने मुझसे फर्दर डिटेल मांगी नहीं है, बट स्टिल आई एम, ये 3 नंबर के लिए क्यों पूछा उसने? या तो इसलिए पूछा कि हमें पता हो कि यहीं पे रुकना है, क्योंकि अगर वो बी बी और डी की बात कर रहे हैं तो मतलब वो इन्हीं 3 के टर्म्स में मांग रहे हैं, फर्दर और कुछ नहीं चाहिए, और यही बनता है आपके पास। चलिए जी, अब आगे बोलता है यूज योर आंसर इन B1 an expression for the current I in the slides to drive this equation। ठीक है, तो देखें जो इक्वेशन 1 के अंदर हमने जहां पे डेरिवेशन ला करके रोकी थी वो थी कि वी एच इज इक्वल्स टू पी वी एन डी, राइट। अब यहां से हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं कि जनाब v को, v सिंस इट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको मैं लिख सकता हूं आई ओवर एन ए क्यू। तो पहले स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, v की जगह पी आई डी एन ए क्यू रिप्लेस करूंगा। दूसरे स्टेप पे मैं ये बताऊंगा कि जो एरिया है ये बेसिकली थिकनेस इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट साइड्स होती है। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। मैंने कहा बी, मैंने इसको कहा कि दिस इज बी आई डी एज इट इज, एन ए की जगह टी इंटू डी,
हम लेकर आते हैं एंड क्यू बिकम्स दी चार्ज कैरियर, डी और डी आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास वी एच का रिक्वायर्ड वर्जन आ जाता है एन टी क्यू। ठीक है जी। तो जैसे मैंने कहा था कि डेरिवेशन आती है, तो डेरिवेशन उसने यहाँ पे पूछ ली। सजेस्ट व्हाई द हॉल वोल्टेज इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा बोलेंगे लोअर मैग्नीट्यूड या लोअर वैल्यू ऑफ, सॉरी, हायर वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आपने एक्सप्लेन कैसे इसे करना होगा, कॉपर इज द बेस्ट ऑफ कंडक्टर बिकॉज उसकी चार्ज कैरियर सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा तो नहीं कह रहे लेकिन चले मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सिंस उसके चार्ज कैरियर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मैं एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि हॉल वोल्टेज जो कि एक कॉपर के स्लाइस के अंदर जनरेट हो रहे होंगे वो सबसे कम जनरेट होने वाले वोल्टेज में से होंगे, सबसे कम प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेजेस में से एक होंगे, क्योंकि उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा में से एक है। इस वजह से कॉपर पर्टिकुलरली वेरी वेरी लेस जो है वो आपको ऑपोजिट है ना, जो अच्छा कंडक्टर है वो यहाँ पे बुरा काम कर रहा हो। अब ऐसा नहीं है कि हमें बुरा कंडक्टर चाहिए, हमें चार्ज डेंसिटी कम चाहिए। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन जिसके अंदर उसने तमाम बातें वैसी ही पूछी हैं, बिल्कुल उसी तरह एक स्लाइस दी, आपको साइड्स बताए, आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, आपको बताया करंट कहाँ जा रहा है। ठीक है, नवंबर 17 के इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे पूछ लिया एक्सप्लेन वाई, मैं ए पार्ट 2 की बात करूं, एक्सप्लेन वाई अ कांस्टेंट वोल्टेज वी एच इज डेवलप्ड बिटवीन द फेसेस यू हैव नेम्ड इन वन। तो ये ऊपर इसने आपसे नेम करवाया था, वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पे भी नाम लिख दिया था। 4 नंबर के लिए उसने आपसे ये पूछा है कि ये बताएं कि ये जो फेसेस आपने बोले इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट क्यों हो रही है। ठीक है, तो अब आपने 4 नंबर के लिए इसको तफसील से क्या बताना हो, आपने ये बताना है कि सिंस द करंट, अच्छा अब रेफरेंस क्या देंगे, आप रेफरेंस देंगे साइड्स का। आपने बात स्टार्ट करनी है करंट से। आप करंट को बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो है फ्रॉम पी सी डी क्यू टू एफ एस ई आर। ठीक है, हेंस, ठीक है, ठीक है, हेंस द डायरेक्शन। अच्छा, एक और अभी जिसकी वजह से मैं रुका था तो मैंने सोचा वो डिस्कस भी कर लेते हैं। आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि सर अगर अभी मैं इन फेसेस की बात करूं तो मैं कुछ तो रेफर करूंगा कि नहीं भाई यहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पे नेगेटिव आया था, क्या मुझे यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहिए? और अगर ये डिस्कस करना चाहिए कि कौन सी साइड पे पॉजिटिव और कौन सी साइड पे नेगेटिव आया, तो ये हम कैसे डिवाइस जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए, स्टैंडर्ड चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव है। स्पेसिफिक चार्ज कैरियर्स इन स्पेसिफिक कंडीशंस आपके पास हो जाते हैं होल्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जब तक कि वो प्लस क्यू का जिक्र नहीं कर रहा, लेट्स कीप इट सिंपल कि हमारा चार्ज कैरियर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से देंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है भी नहीं कि हमें जनरल बात करनी है, तो अगर आप अपने चार्ज कैरियर्स को नेगेटिव रखते हुए जितनी सारी चीजें इसके अंदर डिवाइस करते हैं कि भाई ये इस हिसाब से प्लान चल रहा है नेगेटिव चार्ज कैरियर के हिसाब से, तो your things your explanation should support whichever charge carrier you are using। अगर यहाँ पे जैसे इस सवाल में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन बेटर वर्जन क्या है कि आप इसको जो है वो नेगेटिव के टर्म्स में बात करें। तो हेंस द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट हो जाएगा, एफ एस ई आर टू पी सी डी क्यू। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बताई। उसके बाद मैंने बताया कि सिंस द फ्लक्स डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू करंट, द इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स
experiences a magnetic force towards, अब आपने स्पेसिफिकली लिखना है। मैं देखूंगा कि जनाब मेरे पास चार्ज कैरियर जो हैं वो इधर जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी पेज है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लग रही है वो इस साइड पे लग रही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द साइड सी पी एस एफ, ठीक है, एंड it becomes negatively charged, and the opposite side कौन सी है, अब वो साइड का नाम लिख दो, डी क्यू आर ई becomes relatively positive। फिर कंक्लूजन में आप लिखेंगे हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दो ऑपोजिट प्लेट्स हैं, ये दो साइड जो हैं ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के तौर पे काम करती हैं, और इसके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहां पर आपने 3 पॉइंट लिखे थे, 14 पॉइंट आप इसके कंक्लूजन पॉइंट देंगे। तो जब भी आपके पास बाकायदा समझाने को आ जाए, तो आपने बहुत स्पेसिफिकली अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साइड नेम्स यूज कर करके इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी, साइड नेम्स चेंज होते रहेंगे एज पर दी डायग्राम जो भी वो लेटर्स यूज कर रहा है आपके पास। ठीक है, अगर वो बोलता है, अगर उसने लेट से एक सवाल में कहीं यूज किया था कि जो शेडेड रीजन है, जो शेडेड एरिया दिखा रहा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर फील्ड, तो आप उस कवर्ड शेडेड एरिया का ही यूज करेंगे। द वे इट इज रेफरिंग, आपने उसी तरह उसको रेफर करना है। आखिरी चीज देख लेते हैं, वो कहते हैं टू स्लाइसेस हैव सिमिलर डायमेंशंस, वन स्लाइस इज मेड ऑफ मेटल, ब्ला 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 ब्ला। वही चीज अगेन उसने पूछ ली कि जनाब क्या फर्क है, तो आप बताएंगे चार्ज डेंसिटी। एक मेटल है, एक सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर में चार्ज डेंसिटी का फर्क आता है। ठीक है, इस वजह से हॉल वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर फर्क आ रहा होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो इस ही नेचर के मिल रहे होंगे। ठीक है, अब आपने करना ये है कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर, और वो चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, कहीं पर बात इंडक्शन की आ जाए, करंट जनरेट होने की आ जाए, अपार्ट फ्रॉम दिस हॉल वोल्टेज कहीं पर करंट जनरेट होने की आ जाए ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, आपने वो क्वेश्चंस नहीं करने। ऑल्टरनेटिंग करंट की कोई बात आ जाए वहां पे आप छोड़ दें। रीजन इज के वैसे तो हमने सेपरेटेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस इनसे बजाहिर देखने में सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन के बाद फिर हम एसी की तरफ जाएंगे और वहां पे हमारा मैग्नेटिज्म का पूरा सेक्शन जो है वो तमाम हो जाएगा। तो मीट यू इन दी नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।